हेलो मेरे जेई और नीट के प्यारे बच्चों, 4 सेशन लगातार हम लोगों ने किए और उनके बाद में आज हम लोग पहुंचे एक पहले प्रैक्टिस सेशन के ऊपर जिसका नाम है प्रैक्टिस सेशन पार्ट 1। मैं तुम्हें बताता हूं कि बेसिकली मैं कहां से कवर कर रहा हूं। 12th स्टैंडर्ड के सॉलिड सेट चैप्टर के अंदर केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन पार्ट 1, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पकड़ेंगे और ये स्पेशली डेडिकेटेड है जेई वाले बच्चों के लिए, जहां पे मैं सारे क्वेश्चंस पास्ट ईयर के इस चैप्टर से रिलेटेड आपको करवाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मेरे बारे में तो आप जानते ही, मैं हूं संजय आर्य, आपका केमिस्ट्री एक्सपर्ट। आई एम पास आउट फ्रॉम IIT ISM धनबाद और ये IIT की राह में आप लोगों को भी दिखाने वाला हूं मेरे इस सेशन के अंदर। चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले जानते हैं कि टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं हम लोगों को आज के इस लेक्चर में। देखिए गाइस, टॉपिक आपके सामने कौन कौन से। सबसे पहला मैंने आपको पढ़ाया था क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उसके बाद में क्लासिफिकेशन सीखा था क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जहां पे हम लोगों ने अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ने के बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड को इंडिविजुअली क्लासिफाई किया था कि कैसे कैसे हम लोग उनको मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड या आयनिक सॉलिड्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ते हैं। और फिर आते हैं हम लोग क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में। ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां पे वेरियस टाइप के 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम मैंने सिखाए थे। उनसे बनने वाले सारे पॉसिबिलिटीज को हमने एड अप किया था और ये काउंट आ रहा था 14। और इन सारे वेरिएशंस को, इन सारे यूनिट सेल्स के पैटर्न को हम लोगों ने नाम दिया था कलेक्टिवली ब्रावाइज लैटिस। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। वो क्यूबिक यूनिट सेल जो सबसे ज्यादा सिस्टमैटिक और सिमेट्रिक माना जाता था, जिसके हम लोगों ने अंदर टोटल 23 नाम के हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं कि 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्रीज होते हैं। ये सब चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। और आज हम लोग इन टॉपिक्स के ऊपर पास्ट जेई के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं या आप लोगों के लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस कराने वाला हूं। चलिए बेटा, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज आगे बढ़ जाते हैं लेसन के अंदर, पहुंचते हैं पहले क्वेश्चंस के ऊपर। तो नंबर 1 क्वेश्चन देखिए कब का आया हुआ है, जेई मेन 2021 का। ये मजेदार क्वेश्चन देखिए। इस मजेदार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई साहब सेलेक्ट करने हैं करेक्ट स्टेटमेंट। किस किस के ऊपर है? कहा गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की बातें चल रही हैं और अमॉर्फस की बातें चल रही हैं। आप लोगों को पता है क्रिस्टलाइन में क्या होता था, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता था। अमॉर्फस के अंदर अरेंजमेंट जो होता था थोड़ा रैंडम मैनर में होता था। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। What is the meaning of long range order? Long range order का मीनिंग क्या होता है, ये देखिए। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मीनिंग ये होता है इस तरह से। अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर पार्टिकल का पैटर्न रिपीट हो रहा है ओवर अ लॉन्ग रेंज, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये भैया क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन अगर यही चीज आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे, इस तरह से पार्टिकल पैक दे, फिर थोड़ा इस तरह से हो गए, फिर इस तरह से हो गए, फिर उसका ऐसा हो गया, फिर ऐसा फिर से हो गया, फिर से 4 हो गए, तो ये बेसिकली जो एक पैटर्न है ये बिल्कुल ही रैंडम टाइप का पैटर्न है। मतलब आप यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं दे पा रहे हो कि किस टाइप से पैकिंग हुई है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर पैटर्न जो होगा ये इरेगुलर है। और इरेगुलर होने की वजह से जो आपका जो कह सकते हैं यूनिफॉर्मिटी थी या जो एक कंसिस्टेंसी थी, वो एक छोटे से टर्म्स तक ही कंटिन्यू रह पाई। यहां पे देखोगे तो इट्स अ लॉन्ग रेंज कंटिन्यूटी। जब लॉन्ग रेंज कंटिन्यूटी रहेगी तो इसलिए हम लोग उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डालेंगे। जो आपके शॉर्ट टर्म या बोल सकते हैं कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर के जो आपके सॉलिड होंगे उन्हें हम लोग अमॉर्फस में डालेंगे। करेक्ट? क्रिस्टलाइन सॉलिड और लॉन्ग रेंज, तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन सही है, करेक्ट है। नंबर 2 पढ़िए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक। अब आइसोट्रोपिसिटी की जब बातें आती हैं तो आइसोट्रोपिक से मैंने समझाया था, आपको मैं एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं। आज जब ये डिस्कशन कर रहे हैं तो हम लोग बड़े डिटेल में सीखेंगे हर एक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब। हालांकि मैंने लेक्चर में कवर करवाया ये, लेकिन एक आइडिया मैं आपको दे देता हूं। जब NaCl की पैकिंग की बात करेंगे, जब NaCl की पैकिंग की हम लोग बात करते हैं इस तरह से, ये देखिए मैंने इस तरह से पूरा नेटवर्क बना दिया। अब देखो ये जो नेटवर्क है ना गाइस, ये एक्चुअली 3D में है, आगे पीछे से हर तरफ से बाउंड होंगे। ये 3D का पैटर्न मैंने एक बनाया, ठीक है बेटा। तो इसमें देखो मेन इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर मैं डिफरेंट जगह से जाऊं, डिफरेंट जगह से जाने का मीनिंग ये होता है, अगर मान के चलिए आप अलोंग द डायगोनल, अलोंग द लाइन जा रहे हैं इस तरह से, यहां से जा रहे हैं A से लेके B तक आने की कोशिश कर रहे हैं। आइए तो क्या क्या लाइन मिल रही है मुझे एक लाइन मिल रही है जिसमें लिखा हुआ है
NaCl NaCl NaCl, इस तरह से। ये एक मैं आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहा हूं जो कि बेसिकली आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और यहीं पे अगर मैं साइड से जाने की बात करूं, लेट्स सपोज मैं डायगोनली जा रहा हूं, इधर से निकल रहा हूं, यहां से सी पॉइंट से निकल रहा हूं, डी पॉइंट की, अच्छा यहां पे बी ऑलरेडी, तो बी की तरफ सीबी। तो सीबी के अंदर क्या दिखने को देख रहा है, बोलो भाई क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ दिखाई देंगे Cl 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 Cl। यानी आपको यह पता चल रहा है कि किस तरह से एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से जाने के बाद में प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। जब प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है तो उसे हम लोग आइसोट्रोपिक नहीं बोलेंगे, एन आइसोट्रोपिक बोलेंगे। इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एन आइसोट्रोपिक, ना कि आइसोट्रोपिक। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज जैसे कि आप मान लीजिए थर्मल कंडक्टिविटी है, या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं कि हार्डनेस है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती हैं। और यही बात की वजह से ये जो वैल्यू होती है ये चेंज हो जाएगी। और यहां पे क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर हम लोगों को मिल जाएगा कि सर ये पॉइंट हमारा सही था लेकिन ये गलत पॉइंट है। क्यों है? क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड आइसोट्रोपिक नहीं एन आइसोट्रोपिक होते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको एक बहुत अच्छे डायग्राम के थ्रू समझाया। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। सी ऑप्शन बोल रहा है कि अमॉर्फस सॉलिड्स आर समटाइम्स कॉल्ड एज स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड का मीनिंग क्या होता है? देखिए स्यूडो सॉलिड वो होते हैं बेसिकली जिनको हम लोग बोलते हैं कि जो सॉलिड तो हैं लेकिन वो कुछ प्रॉपर्टीज अपनी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास में उसकी जो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। लेकिन अमॉर्फस के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो रेंज में लाया करते हैं। ग्लास का मैंने मेल्टिंग पॉइंट आपको समझाया था लास्ट क्लास में कि किस तरह से एक पर्टिकुलर डिग्री सेल्सियस से दूसरे पर्टिकुलर डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। इट्स नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि जो हमारे पास में अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं दे आर समटाइम्स कॉल्ड एज स्यूडो सॉलिड। उनको हम लोग एक तरीके से स्यूडो या झूठे सॉलिड्स भी बोल देते हैं। अब आते हैं कि ये वाली बात तो बिल्कुल सही लगी हमें, तो इसको टिक कर लीजिए। फिर कह रहा है अमॉर्फस सॉलिड सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। बिल्कुल सही बात है। जब क्या होगा आपके सामने, जब भी हम लोग किसी पर्टिकुलर अमॉर्फस सॉलिड को हीट अप करते हैं तो क्या होगा कि उसके पार्टिकल्स आपस में जो होंगे वो अपनी पैकिंग चेंज करने लगते हैं। और उनकी पैकिंग बड़ी रैंडम होती है। इस रैंडम पैकिंग की वजह से उनको इनफ स्पेस मिलता है ताकि वो मूव कर सकें और वो एक लिक्विड फॉर्म की तरफ मूव करने लगते हैं। इसलिए हम लोग उनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। और ये बेसिकली जो फैक्ट है बिल्कुल सही है, इसलिए हम लोग इसको गुड टू गो कर देंगे कि ये डी भी हमारा सही ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन बोलता है कि अमॉर्फस सॉलिड हैव अ डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये गलत बात बोली है कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था। कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड पोजेस करते हैं और इनके अंदर जो हीट ऑफ फ्यूजन होगी वो बेसिकली जो होगी एक फिक्स वैल्यू ना होके वेरी करेगी विद इन अ रेंज। तो इसलिए आप बोलेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होंगे सर वो रखते हैं डेफिनेट हीट ऑफ वैल्यू ऑफ फ्यूजन और इसीलिए वो ट्रू सॉलिड भी कहलाते हैं। लेकिन अगर बात करें हम लोग स्यूडो सॉलिड्स की या फिर अमॉर्फस की तो दे हैव अ रेंज ऑफ द हीट ऑफ फ्यूजन। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये गलत पॉइंट। अब बताइए कौन कौन से पॉइंट सही निकले? ए, सी एंड डी। देखिए ए सी डी किस में दिया हुआ है? ए सी डी में से तो किसी में नहीं दिया है। चेक करते हैं, ऑप्शन 4 है ए सी डी। देखिए डी ऑप्शन को टिक किया, जैसे किया। अच्छा एक बार फिर से आ जाइए, डी सबमिट करते हैं इसको, डी ऑप्शन को, और सबमिट कर रहे हैं तो कूल। मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था। देखिए कितने बेसिक पॉइंट से क्वेश्चंस आ रखे हैं। जेईई के एग्जाम के अंदर कितने आसान क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये आपको रियलाइज करना है। पास्ट हम लोगों ने सिर्फ 4 लेक्चर किए, उसमें सिर्फ बेसिक चीजें कवर की। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, कितने टाइप के क्रिस्टल लैटिस होते हैं, यूनिट सेल्स होते हैं, ब्रावेस लैटिस होती हैं, क्यूबिक के अंदर कितने वेरिएशंस होते हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और सिंपल क्यूबिक के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स निकल के आते हैं, कितना कंट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल का, एटम पे कितना, एक एटम कॉर्नर का कितना कंट्रीब्यूट करता है, फेस सेंटर का कितना करता है। ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद में आज हम जब लोग लेक्चर ले रहे हैं तो हम लोग लग रहा है कि बड़े ही आसान क्वेश्चन पास्ट ईयर पूछे गए। अब 2019 का क्वेश्चन ही पकड़ लीजिए। क्या कह रहा है कि द अमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका इज व्हाट। तो ये क्वेश्चन जो होगा ना, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली ये थोड़ा सा रटन विद्या वाला क्वेश्चन होगा क्योंकि एक फैक्ट नोइंग क्वेश्चन है। आप कभी भी नाम को देख के प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। करेक्ट? तो आप क्या करेंगे, इसमें दिमाग लगाइए कि जैसे हमारा, अच्छा हिंट भी दी, एक बार हिंट चेक करते हैं। हिंट लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिका। मतलब हिंट तो सुन के मजा ही आ गया, ऐसा लग रहा है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये मैं मजाक कर रहा हूं, ऑफ कोर्स नहीं हुआ है। आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन से हमारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से हम लोग इनके अंदर में इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो गाइस आप लोग याद रखिए वाली बात। देखिए क्वार्ट्ज जो होता है,
क्वाड्स हम लोगों ने बहुत फ्रीक्वेंटली पढ़ा है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स मैंने कराए थे, लास्ट टाइम मैंने अपने नोट्स भी कराए थे, आपको मैंने ये बताया था कि क्वाड्स एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ये आपका बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कीसेल गुर जो होता है बेटा, और ये एग्जाम पूछा गया 2019 के अंदर, समझ रहे, ये भले ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन लेकिन आपको लर्न कर लेना है। तो कीसेल गुर जो होता है बेटा, ये आपका होता है एक अमॉर्फस सॉलिड। और अगर बात करें हम लोग ट्रिडिमाइट की, तो ट्रिडिमाइट भी बेसिकली, और जबकि इन सभी के आप देखेंगे कि कॉम्पोजिशन जो होते हैं वो आपको यही मिलने वाला है, कॉम्पोजिशन इस तरह से ही मिलने वाला है SiO2। लेकिन SiO2 जो होता है वो किस तरह से डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो क्वार्ट्ज, ट्रिडिमाइट और क्रिस्टेलोबाइट की तरह, क्रिस्टोबेलाइट की तरह एग्जिस्ट करता है। लेकिन इनके अलावा ये जो कीसेल गुर होता है वो एग्जिस्ट करेगा अमॉर्फस सॉलिड की तरह। ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और जब हम लोग करेक्ट आंसर की तरफ जाएंगे, जैसे हिंट हम लोगों ने देखी और हिंट से तो मतलब मजे ही आ गए थे, तो जैसे मैं इसको सबमिट करता हूं, इट्स करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे, जो भी जेईई मेन 2019 में पूछा गया था। कह रहा है कि कौन से प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होते हैं वो अनइक्वल एज लेंथ लगते हैं और सारे ही एक्सियल एंगल डिफरेंट होते हैं 90 से। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और पूछा गया 2019 में। तो क्या आपको वो वाली बात याद है जब मैंने बहुत ही क्लियरली आपको ये समझाई थी कि दो सेल्स के बारे में लर्न करना बड़ा आसान होता है। सबसे इजी क्यूबिक सेल, क्योंकि क्यूबिक सेल के अंदर सिमेट्री इतनी ज्यादा होती है, हर चीज इतनी सिस्टमैटिक इसलिए होती है क्योंकि वहां पे सारे के सारे एच लेंथ इक्वल होते हैं, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू A, यानी सब बराबर होते हैं। और वहां के जो एंगल्स होते थे, जो एजेस के बीच में एंगल्स होते थे, जैसे A और B के बीच में होता था गामा, B और C के बीच में होता था अल्फा, और C और A के बीच में होगा बीटा। तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू मिलता था 90 डिग्री। यानी आप बोल सकते हैं कि भैया क्यूबिक तो आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं दूसरा कौन सा था, तो दूसरा वाला बेटा था, दूसरा वो जो सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक था, हाईली एकदम डिस्टर्ब्ड था। उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि सारे के सारे जो आपके एज लेंथ्स थे वो अनइक्वल थे, और सारे के सारे एंगल्स जो थे अल्फा बीटा गामा, जिसे हम लोग एक्सियल एंगल्स बोलते हैं या इंटर एक्सियल एंगल्स भी बोलते हैं, वो सब के सब थे आपके डिफरेंट फ्रॉम 90 एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इसमें यहां पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, ट्राइक्लिनिक। और ये कौन से होते थे, ट्राइक्लिनिक, यानी दो मैंने करवाए, सबसे पहले क्यूबिक, दूसरा था ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक को जब मैं सबमिट करूंगा तो ये मुझे कह रहा है वाओ। तो वाओ की बात नहीं है, ये सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अब आ जाते हैं जेईई मेन 2021 के क्वेश्चन की बात करने में। कह रहा है कि द पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल ऑफ अ सब्सटेंस आर दीस, मतलब A, B और C की वैल्यू दी हुई है। तो भैया यहां से ये पता चल रहा है कि A जो है वो B के इक्वल नहीं है और C के भी इक्वल नहीं है। पहली चीज पता लग गई, किसके बारे में, हम लोगों को पता लग गई है एक्सियल लेंथ्स के बारे में। अब बात करते हैं दूसरी बात। दूसरी बात किसकी होती थी, इंटर एक्सियल एंगल्स के बारे में। अल्फा की बात कर रहे हैं तो अल्फा और गामा तो इक्वल हैं 90 डिग्री के, लेकिन जो बीटा है वो है आपका 120 डिग्री। यानी आप कह सकते हो कि जो अल्फा इक्वल्स टू गामा इजंट इक्वल्स टू बीटा हो गया। बताओ, याद करो कि ऐसा कौन सा पैरामीटर था। क्या मैं इन सबको आपको थोड़ा और डिटेलिंग में समझा सकता हूं। हेक्सागन की बात करें तो हेक्सागन के अंदर क्या होता था, हेक्सागन के अंदर A इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C था, याद करो आप लोग। लेकिन क्या ये प्रॉपर्टी से मैच कर रही है, नहीं, क्योंकि सारे के सारे इस तरह से होने चाहिए। ऑर्थोरोम्बिक की बात की जाए तो ऑर्थोरोम्बिक भी A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C पोजेस करता था, लेकिन एंगल्स डिफरेंट थे, 90 नहीं थे। इनफैक्ट ऑर्थोरोम्बिक के अंदर एंगल्स इक्वल होते थे बट 90 नहीं होते। तो यानी आप कह सकते हो कि ये भी नहीं होगा। मोनोक्लिनिक की बात करें, यस आप सही सोच रहे हैं। ट्राइक्लिनिक जो मैंने अभी रिसेंटली आपको डिस्कस किया, ट्राइक्लिनिक के अंदर बेसिकली क्या होता है कि अल्फा बीटा गामा तीनों ही अनइक्वल होते हैं और 90 के इक्वल भी नहीं होते। और सिमिलरली A, B और C भी यहां पे अनइक्वल होते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी तो मैच कर रही है, लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी जो है अल्फा बीटा गामा वाली वो मैच नहीं कर रही है यहां पे। तो एक अकेला आंसर जो बचता है वो है हमारा मोनोक्लिनिक। और आपको इसको डिटेल में जानना है तो हिंट पे चले जाइए। हिंट बोल रहा है कि द क्रिस्टल सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल लेंथ। थैंक यू सर, बहुत अच्छी हिंट थी, इससे हम लोगों को काफी मजा आया, लेकिन आंसर नहीं मिल पाया। तो आप लोग सिंपली यहाँ पे पिक कर लीजिए मोनोक्लिनिक, सेलेक्ट करते हैं, सबमिट करते हैं। वाओ, मजा आया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं आज के दिन के
पांचवें क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस को करने में बड़ा इजी लग रहा होगा। जिस भी पर्सन ने अभी तक ये सारे लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, लेक्चर्स के लिंक आपको सेम चैनल पे मिल जाएंगे। सारे लेक्चर्स एक बार अटेंड कर लो, सारी चीजें सीख लो, उसके बाद में एक क्वेश्चन ट्राई करो। और मैं आपको बताने वाला हूं कि एमबाइब का एप्लीकेशन आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करता है, कैसे आप लोग वहां पे जाके भी इन्हीं लेक्चर्स को देख सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं और टेस्ट भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं गोइंग थ्रू देयर ओनली। और आप अपना सेगमेंट भी पिक कर सकते हैं। आप जेई ओरिएंटेड पर्सन, आप जेई पे चाहिए, नीट से हैं तो आप नीट पे चाहिए, कोई अदर स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम अगर आप फाइट कर रहे हैं उसके लिए भी आप जा सकते हैं। तो अब आ जाते हैं आज के दिन का पांचवा क्वेश्चन। जेई मेन 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, लिखा हुआ है द गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज ए दैट इज असर्शन, अनदर वन इज लेबल्ड एज आर दैट इज रीजन। असर्शन क्या है? असर्शन का मीनिंग ये होता है गाइस एक स्टेटमेंट, रीजन मतलब ये हो गया कि जो लिखा हुआ है उसका वजह। तो हम लोगों को ये देखना है कि हो सकता है दोनों बातें सही हो लेकिन एक दूसरे की वजह ना हो, करेक्ट? तो हम लोगों को हर एक चीज को डिटेल में जानना है। पहले जानते हैं ए क्या दिया हुआ। ए कह रहा है शार्प ग्लास एज बिकम स्मूथ ऑन हीटिंग अप टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट तक जाते समय किसी शार्प ग्लास को हीट करते हैं तो उसका क्या बोल रहा है, उसका जो होगा एजेस स्मूथ हो जाते हैं। तो गाइज ऐसी एक प्रॉपर्टी मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाई थी जिसे मैं स्यूडो सॉलिड के नाम से बोल रहा था, और ये बेसिकली अमॉर्फस सॉलिड्स थे, करेक्ट? और ग्लास भी उसी का एग्जांपल है। ग्लास बेसिकली अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। इवन नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द हीटिंग, अगर आप हीट नहीं भी करते हैं और अगर ओवर द पीरियड अगर आप गो थ्रू करते हैं तो आप देखेंगे कि एक टाइम के बाद में जो ग्लासेस होते हैं बड़े हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के लीजिए, पुराने बिल्डिंग के, वो ऊपर से तो बन जाते हैं बड़े ही थिन, नीचे से थिक, ग्रेविटी के अंडर इन्फ्लुएंस में। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो पैकिंग थी वो बड़ी ही रैंडम तरीके की थी, जिस वजह से जो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो यूनिफॉर्म नहीं रहा, वो नॉन यूनिफॉर्म था। और यही रीजन था कि ग्रेविटी इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को इंटरफेयर कर पा रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चीज है ये बिल्कुल सही है, लेकिन किसके लिए सही है? ये अमॉर्फस सॉलिड्स के लिए सही है, जो कि है हमारा ग्लास। यानी कोई भी शार्प ग्लास का एज होगा वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या फिर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट अपने मेल्टिंग पॉइंट तक स्मूदन हो जाता है, क्योंकि वो लोग स्यूडो सॉलिड होते हैं, उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते, वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अब देखते हैं रीजन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है? द विस्कोसिटी ऑफ अ ग्लास डिक्रीजेस ऑन मेल्टिंग। यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर जो ग्लास होगा उसकी विस्कोसिटी मेल्ट होगी, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी ऑन मेल्टिंग। तो क्या हो रहा है कि विस्कोसिटी होता क्या है? विस्कोसिटी का मीनिंग क्या होता है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है गाइस जिसकी वजह से किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर जो लेयर्स होती हैं वो एक लेयर दूसरी लेयर को बाइंड करके रखती है, पकड़ के रखती है। और जैसे जैसे अगर वो अट्रैक्शन कम होता जाएगा, वो अट्रैक्शन कम होने की वजह से लेयर एक दूसरे के पर स्लिप होने लगेगी। तो यहां पे कह सकते हैं कि विस्कोसिटी बढ़ेगा। अगर विस्कोसिटी बढ़ता है, सॉरी डिक्रीज होगा अगर बढ़ाने से, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहे हैं। और ये बिल्कुल सही बात है। जब आप हीट दे रहे हैं तो बहुत सारे पार्टिकल के बीच के फोर्सेस लो डाउन हो जाएंगे, ब्रेक डाउन होने लगेंगे। इस वजह से ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, करेक्ट। अब कह रहा है कि लेकिन ये दोनों बातें क्या एक दूसरे को सही कह रही हैं? क्या ये विस्कोसिटी कारण है ग्लास के स्मूथ होने का? तो ग्लास के स्मूथ होने का कारण विस्कोसिटी नहीं है। इनफैक्ट ग्लास के स्मूथ होने का जो मेन रीजन था वो था आपका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस का डिफरेंट तरीके से एग्जिस्ट करना, और जिसके चलते ही हम लोग अमॉर्फस सॉलिड्स को क्रिस्टलाइन सॉलिड से डिफर करते हैं और बोलते हैं कि ये स्यूडो सॉलिड है, ना कि ट्रू सॉलिड्स हैं। तो एक बार चलो चेक करते हैं कि नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन पे जाकर देखते हैं, और ये है बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको वाओ। बोलो कैसा लगा? तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस की लड़ाई तो चलती रहेगी। अगर आपको इसको बहुत डिटेल में जाना है तो लेक्चर नंबर 1 पे एक बार आप फोकस कीजिए, जहां पे मैंने क्रिस्टलाइन वर्सेस अमॉर्फस का लेक्चर लिया है। तब तक के लिए आ जाते हैं आज के 6वें क्वेश्चन पे, जो कि जेईई मेन 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आइए, अ हार्ड सब्सटेंस मेल्ट ऑन हाई टेम्परेचर एंड इट्स एन इंसुलेटर इन बोथ सॉलिड एंड इन मोल्टन स्टेट। अच्छा जी, ये भाई साहब इंसुलेटर दोनों स्टेट में, बट दिस सॉलिड इज मोस्ट लाइकली टू बी इन व्हाट? तो भैया इसने क्या बोला है इन गिवन टाइप्स के अंदर? देखिए, जो हम लोगों ने अभी तक पोर्शन कवर किया बेटा, वो सारा मेजोरिटी जो पोर्शन था वो एक थियरेटिकल था। तो धीरे धीरे जब हम लोग डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल की तरफ मूव करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सेल जो हम लोगों ने कल पढ़ी थी उस पर जाएंगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि थोड़े से न्यूमेरिकल भी हम लोग उस पर
करेंगे। लेकिन अभी ये जो चीजें हैं ये बड़ी थियोरेटिकल बेस्ड है और ये इजी भी है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए सारे इजी हैं, पढ़े हुए हैं हमारे। तो आप लोग बस फोकस करो, एक बार सारे नोट्स को रिवाइज करो, सारे लेक्चर्स को रिवाइज करो और ये सारे क्वेश्चन जो करवा रहा हूं इनको एक बार गो थ्रू करो ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ऐसे करना है। चलिए आ जाते हैं। कह रहा है कि आयनिक सॉलिड है, मोलिकुलर सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड है, ऐसा कौन सा होगा? एक सबका एक एग्जांपल ले लेता हूं। आयनिक सॉलिड कौन सा है बेटा? NaCl। मोलिकुलर सॉलिड कौन सा हो जाएगा? सॉलिड CO2, जिसे हम लोग ड्राई आइस ही बोलते हैं। मेटालिक सॉलिड कौन है? लेट्स से आयरन। और कोवलेंट सॉलिड में क्या ले लीजिए? लेट्स से डायमंड ले लेता हूं। अब इन एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करो कि एक हार्ड सब्सटेंस है और मेल्ट हो जाता है वेरी हाई टेम्परेचर पे, मतलब नॉर्मली मेल्ट नहीं हो रहा। तो नॉर्मली जो मेल्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब एक ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स बड़े कम होते हैं, क्योंकि वो आपस के अंदर जो होते हैं वो या तो पोलर बॉन्ड्स रहेंगे या नॉन पोलर रहेंगे। लेकिन ये सारे के सारे जो फोर्सेस होते हैं वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, जिसके चलते इनके बीच की बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग नहीं होती कंपेयरिंग टू प्रॉपर NaCl, ये आयनिक सॉलिड या कोवलेंट सॉलिड के कंपैरिजन में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऑप्शन काट देते हैं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। सॉलिड CO2 हो गया गेम से बाहर। अब गेम में बचे हुए 3 खिलाड़ी, कौन कौन है? आयनिक सॉलिड यानी सोडियम क्लोराइड बचा हुआ है, डायमंड बचा हुआ है और आयरन बचा हुआ है। दूसरा पॉइंट पढ़ो आगे, इट्स एन इंसुलेटर। ये क्या होता है? इंसुलेटर होता है। किसमें भैया? कह रहा है सॉलिड में भी और मोल्टन स्टेट में भी, यानी अपने सॉलिड स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट के अंदर, यानी मेल्ट जब हो जाएगा तभी भी। अब यहां पे एक और कट जाएगा, आयरन, क्योंकि आयरन ने तो भैया ये बताया है कि आयरन जो होते हैं बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और चाहे इनकी नॉर्मल स्टेट हो चाहे मोल्टन स्टेट हो, दोनों में ही कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास में होते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बहुत इजीली मूव करते हैं, मोबिल होते हैं थ्रू द इंटायर क्रिस्टल ऑफ द आयरन। अब बात करेंगे कि इन दोनों में से कौन करेगा। तो इसने क्या बोला कि दोनों ही केस में नॉन कंडक्टर है। तो गाइस एक चीज ध्यान दें, जब NaCl को पानी में घोला जाता है तो पानी के अंदर जब नमक घोल दिया जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री आयंस, मूवेबल आयंस। Na पॉजिटिव Cl माइनस के मूवमेंट की वजह से पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा, या कह सकते हैं सोल्यूशन, जिसे हम लोग ब्राइन सोल्यूशन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यानी अब एक ही ऑप्शन बचा है कि जब सारे लोग हार गए तो मैन ऑफ द मैच बहुत ही इजीली पता लग गया, डायमंड या कोवलेंट सॉलिड है। लेकिन इसमें भी एक कंफ्यूजन है। अगर आपको कंफ्यूजन दूर करना है तो जान लीजिए कि एक एक्सेप्शन होता है जिसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बेसिकली एक अच्छा कह सकते हैं कि द सोर्स ऑफ बेसिकली कंडक्शन है टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्शन, यानी इलेक्ट्रिकली बहुत ही अच्छा कंडक्टर माना जाता है ग्रेफाइट, और इसीलिए उसको बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स बनाने में हम लोग यूज करते हैं, जो आप लोग आगे चल के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वगैरह में इस तरह के पढ़ेंगे आप लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर आएगा 3rd वाला। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके कोवलेंट सॉलिड को मैं पिक कर देता हूँ। क्या आप इंटरेस्टेड हो हिंट जानने में? क्योंकि हिंट्स में क्या हो रहा है कि मजा बढ़ा रहा है, भले ही सोल्यूशन मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो। कह रहा है डायमंड हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो यार ये तो इन्होंने मतलब आंसर ही दे दिया हमें, बट चलिए कोई बात नहीं, इसको सबमिट करते हैं, मजा आया काफी। और वाओ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर देते हैं, जो 2013 में आया था जेईई मेन के। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज द कोवलेंट क्रिस्टल इन द सॉलिड स्टेट। मतलब आपके सामने जितने एग्जांपल दिए हुए हैं इनके अंदर कौन सा एग्जांपल एग्जिस्ट करता है एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एट द सॉलिड स्टेट। क्रिस्टल होना चाहिए मतलब। तो देखिए कैसे करते हैं पता। अब देखिए, अच्छा कौन सा कोवलेंट बोला है ना, कोवलेंट बॉन्ड बहुत इजी यार। मतलब क्वेश्चन तो सारे मजेदार आ रहे हैं, सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन है। 2013 का क्वेश्चन कर रहा हूं और यहां पे आपको पता चल जाएगा। जैसे सल्फर की बात करें तो देखिए गाइस, सल्फर जो है वो क्या है? सल्फर जो होगा वो एसिड, और एसिड जो होंगे वो मॉलिक्यूल है। एसिड क्या है? एक मॉलिक्यूल है कि एटम है? ऑफ कोर्स मॉलिक्यूल है भाई। तो जब ये मॉलिक्यूल आपस में क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो इसे हम लोग रादर देन कॉलिंग इट कोवलेंट, हम लोग क्या बोलेंगे? ये मॉलिक्यूलर सॉलिड। करेक्ट। फास्फोरस की बात करो, फास्फोरस क्या होता है? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाएगा P4, और P4 भी क्या है? मॉलिक्यूलर है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में चला जाएगा। आयोडीन की बात करो, I2 क्या है भैया? मॉलिक्यूल है। एक आयोडीन का मॉलिक्यूल दूसरा आयोडीन का मॉलिक्यूल से जुड़ा रहेगा थ्रू लंदन फोर्स। लंदन फोर्सेस के चलते क्या होगा? आप बोल सकते हैं कि सर इसके अंदर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रहेगा और एक पर्टिकुलरली टेम्परेचर या प्रेशर की रेंज के अंदर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करेगा, बट कौन सा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो उसने हमसे बोला क्या कि मॉलिक्यूलर नहीं कोवलेंट पता करना। अब पता किया सिलिकॉन के बारे में, तो सिलिकॉन तो भैया बोला कि भाई
कार्बन की तरह मैं भी टेट्रावैलेंट हूं क्योंकि मैं उसी के ग्रुप से बिलोंग करता हूं, कार्बन से जस्ट नेक्स्ट ग्रुप का एलिमेंट में हूं, और ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है 4 बॉन्ड बना के। तो अगला सिलिकॉन होगा, तो इस तरह से 4, यहाँ पे सिलिकॉन है तो 4, और बना देंगे पूरा का पूरा 3D नेटवर्क। और इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिलिकॉन जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। जब इसको पिक करेंगे डी। हिंट जानना चाहते हो क्या? नहीं, चलिए जान लेते हैं हिंट। हिंट में दिया हुआ कि कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू डायमंड स्ट्रक्चर। क्या बात है, मतलब सवाल पे सवाल, एक सवाल 2013 का, एक सवाल हमारे हिंट से मिल रहा है। तो हिंट हम लोगों ने जानबूझ के ऐसे सेट की कि मजा पूरा आ रहा है, मजा आया। तो मजा आप लेते रहेंगे इस तरह से। सिलिकॉन को सेलेक्ट कर दो, सबमिट करो, और ये बोल रहा है कूल। 2013 क्वेश्चन तो बड़े इजीली हो गया। अब आते हैं नया क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो है वो आपको क्रिस्टल लैटिस, जिसने पढ़ा है मेरा प्रीवियस लेक्चर हो गया। लास्ट क्लास में तो मैंने आपको कुछ कैलकुलेशंस कराए थे क्यूबिक यूनिट सेल के, और अभी करवा रहे हैं ये वाला जो था बेसिकली ये टॉपिक करवाया था प्रीवियस क्लास, जिसमें हम लोगों ने आप डिस्कस किया था अबाउट ऑल टाइप ऑफ 7 क्रिस्टल सिस्टम, 14 टाइप ऑफ ब्रावाइज लैटिस और इस तरह से। तो इसमें आ जाइए, चलो कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं लग रही है। उसने बोला कि मोनोक्लिनिक, अरे यार ये मोनोक्लिनिक तो भाई सब बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, मतलब क्या जेई वालों को बहुत पसंद हो गया तो ये मोनोक्लिनिक। 2014 में पूछा, अभी 2019 कर रहे थे, 2021 किया था, मोनोक्लिनिक 2-3 जगह पे आया। तो मोनोक्लिनिक पे अब जब एक बार कर ही चुके हैं बातें तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मोनोक्लिनिक के अंदर क्या होता था बेटा, A = B = C नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है, काट दो। लेकिन अल्फा और गामा 90 थे, लेकिन बीटा जो था वो 90 नहीं था। और 2 बार हम लोगों ने किया है क्वेश्चन, तो इस बार में बहुत ज़्यादा टाइम ना लेके डायरेक्ट आंसर। लेकिन अभी एक चीज़ बाकी है बॉस, हिंट जानना। चलिए हिंट जान के देखते हैं। अबे जान लो भाई, बता दो। ओहो, क्या हिंट है? वाह 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 वाह। रिकॉल ऑल 7 क्रिस्टल सिस्टम, मतलब सारे क्रिस्टल सिस्टम जो थे आपके उनको याद कर लो। तो कर लो भाई, चले जाओ आपके सेकंड लेक्चर में जहाँ पे कराया ना मैंने क्रिस्टल लैटिस, थर्ड लेक्चर में आया। सेकंड था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सॉलिड, तो थर्ड में करवाया था। तो आप इसको रिकॉल कर लो जाके, और फिर आप आ जाओ जाके एक बार। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको पिक कर लेंगे कि A = B। बी आंसर सही लग रहा है मुझे, सबमिट कर दो भाई। या चलिए गाइस, आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th क्वेश्चन पे। मतलब एक्चुअली हुआ ऐसा होगा कि इन पर्टिकुलर 4 टॉपिक के ऊपर जब मैंने क्वेश्चंस गो थ्रू किए प्रीवियस ईयर के, तो मैंने कुछ क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस पाए। लेकिन अब वो क्वेश्चंस हो गए हमारे, तो अब चल लेते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अच्छे क्वेश्चंस करने की तरफ। तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल फिक्स है। 4 टॉपिक जो मैंने आपको करवाए हुए हैं वो आपको पता ही है। सॉलिड की प्रॉपर्टीज, उनके क्लासिफिकेशन यानी अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बारे में। उसके बाद में क्लासिफिकेशन था आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का, यानी आपको आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवैलेंट और मेटेलिक सॉलिड के बारे में पढ़ना है। और नाउ उसके बाद में हम लोगों ने क्रिस्टल लैटिसेस के बारे में बात किया, बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में बात किया। उसके बाद में हम लोगों ने क्यूबिक यूनिट सेल्स जो होते हैं, उनके वेरिएशन जो होते हैं, उसको पढ़ा था। तो ये चारों का मिला के कॉन्सेप्ट आपको आज डील किया गया हमने। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 जो हम लोग कर रहे हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इनटू सॉलिड स्टेट, मतलब ऐसी कौन सी बात है यहां पर लिखी हुई जो फेवर करेगी किसी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने में। तो ये बेसिक क्वेश्चन है यार, लेकिन अच्छा क्वेश्चन भी है। देखो गाइस, ऐसा होता है 3 तरह की मेनली हमारे जो स्टेट्स होते हैं ना, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। तो यानी यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया आइस, यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया आपका वाटर, और यही जब आपके बन जाएगी स्टीम या वेपर्स कह लीजिए, इस तरह से पानी तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेगा। तो हाई टेम्परेचर जब आप करेंगे तो हाई टेम्परेचर पे कहां से कहां जाएगा बेटा? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तभी तो ये ऐसे जा रहा है। आइस पिघल के पानी बनेगी, पानी स्टीम बनेगा। तो क्या ये सॉलिड स्टेट को ले जा रहा है? अरे नहीं यार, ये बकवास कर रहा है। लो टेम्परेचर, क्या लो टेम्परेचर फेवर करेगा किसी सब्सटेंस को? बिल्कुल सही बात है। अगर ऑलरेडी आइस होगी, लो टेम्परेचर लगेगा तो आइस ही रहेगी। लेकिन अगर स्टीम है तो पहले वाटर बनेगी, उसके बाद में आइस बन जाएगी। यानी ये तो भाई साहब बात सही लग रही है। लेकिन और रीजन भी जान लेते हैं, और फैक्टर भी सुन लेते हैं, क्या पता कि बाकी के फैक्टर भी कुछ ना कुछ अपना रोल इंपार्ट कर रहे हो और कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। हाई थर्मल एनर्जी, देखो गाइस, थर्मल एनर्जी मैंने बताया था, थर्मल एनर्जी कुछ नहीं है, बस जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी है। पार्टिकल जो होते हैं वो आपस में मूवमेंट करते रहते हैं, और जब वो मूवमेंट करते रहते हैं उसकी वजह से पूरे बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी आ जाती है। आपको पता है कि सॉलिड स्टेट के अंदर पार्टिकल बड़े कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, आसपास रहते हैं। इनफैक्ट उनके पास में सिर्फ एक ही टाइप का मोशन होता है, वाइब्रेशनल, या फिर वो कर सकते हैं रोटेशनल। लेकिन
कह सकते हैं कि इसके अलावा बहुत सारा मोशन इनके पास में होता नहीं। और जब सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड मोशन होता है काइनेटिक एनर्जी के लिए, वो होता है आपका ट्रांसलेशनल मोशन, यानी मूवमेंट करना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, 2D के अंदर मूव करना या लीनियर मूव करना। वो नहीं करने की वजह से उनकी एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए सॉलिड्स की एनर्जी कम है। हाई थर्मल एनर्जी का मतलब गैसियस फॉर्म आ चुकी है, यानी ये खराब बात है। वीक कोहेसिव फोर्सेस, गाइस कोहेसिव फोर्सेस का मीनिंग होता है, कोहेसिव का मीनिंग होता है बाइंडिंग फोर्स, एक दूसरे को पकड़ के रखने वाले फोर्स, जिसे हम लोग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो आपका जो मैंने सिखाया था आपको इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था हमारा, वो बेसिकली कोहेसिव फोर्स प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, इसमें तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। भी ये मेरे हाथ में पेन है, पेन को बीच में से पकड़ूंगा तो ऐसा नहीं कि इधर और इधर से लटक जाएगा, लेकिन यहीं पे अगर मेरे पास में कोई लिक्विड स्टेट होता या कोई पानी होता तो, या पानी को मान लीजिए मैंने किसी पॉलिथीन में पैक किया हुआ, तुरंत मुड़ जाता, करेक्ट। और गैसेस को तो पता नहीं कहाँ कहाँ है, मतलब मैं हाथ भी चला रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ये सब गैसियस एनवायरनमेंट में, और गैसेस मुझे अपोज ही नहीं कर रही है। यही चीज अगर मैं ट्राई करूँ बोर्ड के अगेंस्ट, तो देखिए बोर्ड मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, आई कांट गो देयर। तो बस यही बात है कि वीक कोहेसिव फोर्स नहीं गाइस, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या बात है भाई, मजा आ गया, काफी कुछ सीखने को मिल गया। एक बार हिंट लेके मजे तो ले लें। A solid is defined as that form of a matter which has rigidity and due to which possesses a definite volume and a definite shape। बात तो मजेदार करी है इसने, कुछ ना कुछ नई चीज सिखा दी इसने, लेकिन इस चीज को इसमें यूज करना थोड़ा मुझे समझ में आया नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जाएंगे लो टेम्परेचर पे और सबमिट करके देखते हैं। और इट इज शोइंग मी या चलो, कमिंग टू द 10th क्वेश्चन, और ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में और डेप्थ में सीखा है। ये क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं, ये आज के लेसन का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसके ऊपर थोड़ी डिटेलिंग जान लेते हैं। यहां से क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड की नहीं है। तो क्रिस्टलाइन की नहीं है तो किसकी होगी, अमॉर्फस की होगी, करेक्ट। तो आ जाइए बेटा, सब थियरी है बहुत, सब थियरी है। कह रहा है कि डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, बिल्कुल सही बात है यार, है ही। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, या मेल्टिंग पॉइंट्स की ही इसलिए बात करेंगे क्योंकि सॉलिड से जब लिक्विड स्टेट की तरफ जाते हैं तो सिर्फ मेल्टिंग एक प्रोसेस होता है। बॉइलिंग प्रोसेस जो होता है वो होता है लिक्विड से अगर हम लोग जाते हैं गैसियस फॉर्म की तरफ, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है, यूनिक होता है और वन होता है, एक ही सिंगल वैल्यू होती है, रेंज में वेरी नहीं करता है। क्रिस्टल्स के लिए अमॉर्फस के अंदर एक पर्टिकुलर रेंज में वेरी करता है। अब बात करें आइसोट्रोपिक नेचर की, तो देखिए ये मैंने सिखाया था कि जब NaCl की स्ट्रक्चर मैंने बनाई थी तो मैंने क्या सिखाया था कि अगर आप अलग अलग डायरेक्शन से जाएंगे तो प्रॉपर्टीज सच एज मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गई, या आपकी इलेक्ट्रिकल एंड कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज हो गई, इलेक्ट्रिकल या थर्मल, या कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया, ये प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। इस वेरिएशन की वजह से ये एन आइसोट्रोपिक हो जाता है, आइसोट्रोपिक नहीं, इसलिए गलत बात है। तो उसने क्या बोला, इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब यही सही आंसर निकलने वाला है। क्रॉस कर रहा हूं तो कह सकते हैं कि रॉन्ग है प्रॉपर्टी, इसलिए ये सही आंसर हो सकता है। फिर कह रहा है कि रेगुलर पीरियोडिकल रिपीटेड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन बी सीन इन द एंटायर क्रिस्टल, व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड दैट इज द रीजन, that's why they are true solids, they have a regular arrangement of the particles, they have a fixed what I can say, fixed melting point, sharp melting points, and definite heat of their fusion. Now coming to the regular periodic, ये तो हो ही गया ना यार, तो ये प्रॉपर्टी भी सही है। ट्रू सॉलिड होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, क्योंकि अमॉर्फस को हम लोग स्यूडो बोल देते हैं, इनको हम लोग ट्रू बोल देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमसे पूछा गया तो कौन सी प्रॉपर्टी सही नहीं है या नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, तो ये हो गया ना यार आइसोट्रोपिसिटी, बी सेलेक्ट कर लो, इतना बहस क्या कर रहे हो मुझसे। और क्या लिखा हुआ है, अमॉर्फस सॉलिड इज इर्रेगुलर इन शेप। अरे वाह भैया वाह, क्या हिंट है, माहौल बन गया, मजा आ गया। चलिए सेलेक्ट करके देखते हैं, बी, और बी सेलेक्ट करने पे मिल रहा है कूल। तो बताओ कैसा लगा आपको आज का लेक्चर। और इस लेक्चर के थ्रू आप लोग एक और चीज करेंगे, वो ये करेंगे कि यहाँ पे जो आपको स्कैनर्स दिए हुए इनके थ्रू जाइए, ये स्कैनर आपको लेके जाएगा हमारे एप्लीकेशन की तरफ जिसका नाम है mbibe.com, या फिर आप mbibe ऐप नाम से सर्च कर सकते हैं ऑन योर मोबाइल फोन। और यहाँ पे आपको बेसिकली बहुत सी चीजों का एक्सपोजर मिलेगा जो आज के ही लेक्चर में थोड़ा सिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग चीजें यूज करते हैं। दूसरा, आपको टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट करेगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग अपडेटेड रहेंगे नए लेक्चर्स के लिए, कल किसका आने वाला है, परसों किसका आ रहा है, और मोटिवेशनल कोट्स वहां पे मिलेंगे, मोटिवेशनल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको हैंडरेड नोट्स भी मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। अब बात करें अचीव जी पे, मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ लाइव गाइस। तो इस चैनल के ऊपर आपको जो 11th 12th और अचीव जी हमारा जो चैनल, उसके ऊपर आपको मैं लाइव मिलूंगा हमेशा इसी तरह से। आप लोगों को सिर्फ स्केड्यूल देखना होगा कि कब हम लोग कराने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ अगर सारी चीजें डिटेल में जाननी है तो। तब तक के लिए भाई मजे करते रहो, एम्बाइबिंग तो करते रहो, लेकिन थोड़ा सीख भी तो लो कैसे करनी है।
हर बार सर आ जाते हो कहते हैं मजे करो मजे करो, तो मजे क्या हवा में थोड़े करेंगे, हम बताएंगे हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे। तो गाइस जब आप embai.com पे ओपन करेंगे ना तो इस तरह का कोई आपको व्यू दिखाई देगा। तो इस ओवरव्यू से आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेने अपने गोल्स, क्योंकि ये एम्बाइब जो है वो ऑलमोस्ट आपको प्री यूजी से लेके प्री पीजी तक के बहुत सारे सेगमेंट्स अवेल कराता है। इनफैक्ट आपको K-12 तक के क्लासेस के सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराता है। तो आपको पहले सेलेक्ट करना है आपके गोल्स। तो आपके गोल्स क्या है, मैं जनरली लेके चल रहा हूँ। जैसे आप आपका बोर्ड पिक कर सकते हैं, CBSE ICSE के कितने सारे बोर्ड्स अवेलेबल है, इनमें से आप क्या करें, आप सिर्फ और सिर्फ पिक करें। अगर मान के चलिए अगर आप जेई के लिए तैयार कर रहे हैं या नीट के लिए कर रहे हैं तो आप अपना गोल फिक्स करके चलें। जैसे अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूं कि मुझे इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करना है, इंजीनियरिंग में मेरे को भाई जेई एडवांस नहीं सर, जेई मेन तक का करना है। एडवांस के लिए टाइम मिलेगा, मैं बाद में प्रैक्टिस कर लूंगा। ठीक है भाई, इसमें आ जा, जेई मेन में आ गया, नेक्स्ट इसमें इंग्लिश में आ गया अब यहाँ पे जो है ना आपको देखिए सारी चीजें मिल जाएंगी। आप आपका सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर लीजिए, पहले सब्जेक्ट देखिए क्या है। जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ा तो मैं केमिस्ट्री पकड़ लेता हूँ, ये लो। तो यहाँ पे आपके 4 सेगमेंट दिए हुए हैं, होम, लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट एंड अचीव। तो इनमें से क्या करेंगे, 5 हो गए बॉस, आप एक को होम को हटा दो, अब लर्न पे आओ। लर्न में आप लोग सीखने वाले हो, क्या सीखोगे वो आप पिक कर लो ना टॉपिक यहाँ से। मैंने अभी क्या किया था, मैंने केमिस्ट्री पिक किया था, केमिस्ट्री के अंदर सारे चैप्टर्स आ गए। ये एम्बाइब बिग बुक जो है इसके अंदर भाई साहब जो नोट्स भरे हुए हैं, जो क्वेश्चन भरे हुए हैं, मजे बांधने वाला है। इसके लिए आप क्या करो, पहले सबसे पहले आ जाओ आपके चैप्टर पे। जैसे आपको चैप्टर कौन सा पढ़ना है, ये देखिए मैंने इसमें बहुत सारे चैप्टर्स थे, इस तरह से हटा दिए ऐसे कर ले जाके, और मैं लेके आऊंगा आपको सॉलिड स्टेट के ऊपर, ताकि आप लोगों को पता चले कि सॉलिड स्टेट में करना क्या है। देखिए एक चैप्टर सेलेक्ट हो गया। चैप्टर सेलेक्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे, आप जाइए ऑल वीडियोस इन द चैप्टर। तो ऑल वीडियोस थे, सारे वीडियोस हो जाएंगे, लेकिन वीडियोस से ना जाके टॉपिक पे आओ, कौन सा टॉपिक पढ़ना उस पे आओ। तो ये देखिए कौन से टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, टॉपिक इन द चैप्टर जाएंगे तो देखिए बेटा कितने सारे टॉपिक्स आ गए आपके सामने। ये सारे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, क्लासिफिकेशन सॉलिड प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड एंड देयर प्रॉपर्टीज, क्रिस्टलाइन सॉलिड वाला आ गया। तो जब आप इस पे जाएंगे और देखिए इस पे कितने नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं वो भी पता चल रहा है, 14 कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर हो रहे हैं। जब मैं इनके अंदर गया सारे 14 कॉन्सेप्ट के अंदर अबाउट दिस टॉपिक आ रहा है, वो टॉपिक अपने पकड़ लिया ना क्लासिफिकेशन वाला, उसमें 14 कॉन्सेप्ट दिए हुए। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे कवर होंगे, अबाउट द वीडियोस इन द टॉपिक। तो कौन कौन से वीडियोस है, देखो गाइस यहाँ पे ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आ गया, आयनिक सॉलिड के बारे में हो गया, मेटलिक सॉलिड के बारे में हो गया। ये सारे जो आपको सिंपल क्वेश्चंस हो गए। ये लर्न सेगमेंट है। इस लर्न सेगमेंट के अंदर जाके आप अपने नोट्स डिसाइड कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या टॉपिक मुझे पढ़ना है, और सारी चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हो और टेस्ट भी कर सकते हो इन फीचर्स के साथ में, जिनको लेके मैं आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज आप लोगों ने सीख लिया लर्न कैसे करते हैं, नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा प्रैक्टिसिंग एंड टेस्टिंग कैसे करते हैं। और सबसे ज्यादा मजेदार चीज इस पूरे एप्लीकेशन की जो मेरी फेवरेट है वो है अचीव जर्नी। तो अचीव जर्नी के लिए थोड़ा सब्र कर लो यार, 1-2 लेक्चर का। चलिए गाइस नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप सभी से। नेक्स्ट क्लास में और कवर करते हैं कि आने वाले टॉपिक्स, जैसे आज हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में रिसेंटली पढ़ा था क्यूबिक के कैलकुलेशन के बारे में, अब पढ़ेंगे क्यूबिक की सिमेट्री के बारे में। तो बस बने रहो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.